नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की नवागत कलेक्टर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक। इस दौरान जिले भर के अधिकारी रहे मौजूद। चीन की कायराना हरकत को लेकर भारत में व्याप्त है आक्रोश। शी जिनपिंग का पुतला फूंककर चीनी सामानों का किया जा रहा बहिष्कार। 9 माह के लिए फिर से की गई शराब दुकानों के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया। और वार्ड पार्षद के घर फर्जी मतदाता मामले की एसडीएम कर रही हैं जांच। इस मामले को कांग्रेसियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों की कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। 18 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में नवागत कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि शासन की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसमें शासन को अतिरिक्त भार भी न पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिल सके। इसी संबंध में ग्रामीण विकास, वन विभाग, अभिकरण उद्योग, खनिज, महिला बाल विकास, शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ खाद्य विभाग के अलावा भी अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से कलेक्टर श्री इलैया राजा द्वारा सुझाव मांगे गए। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने इस दिशा में अपने अपने सुझाव दिए हैं। बैठक के दौरान जन अभियान परिषद एवं रेड क्रॉस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। युवा व्यापारी संघ द्वारा चीन के राष्ट्रपति का फूंका गया पुतला, साथ ही जलाई गई चीनी सामान की होली। गत दिवस चीन द्वारा की गई कायराना हरकत के बाद देश में चीन के प्रति अत्यंत आक्रोश व्याप्त है। चीन की इस नापाक हरकत से हमारे देश में 20 जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत को सलाम करते हुए युवा व्यापारी संघ द्वारा शहीद को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन करते हुए चीनी सामानों की होली भी जलाई गई। यह कार्यक्रम युवा व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रणत कनोडिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सरदार प्रहलाद सिंह, शंकर सहानी, मनीष सिंह समेत अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन करते हुए देश के लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार किए जाने की अपील की है। व्यापारी भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे शहीद दीपक सिंह जी की और बाकी जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु हम सभी रीवा व्यापारी संघ की तरफ से और पूरे रीवा निवासियों की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही हम चीन सरकार पे और चीन पदार्थों का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। हमने ये शपथ ली है कि हम न्यूनतम से न्यूनतम उनका उपयोग करेंगे और अपनी सेना को अधिक से अधिक मजबूत करेंगे। हम सब ने मिलके पुतला भी दहन किया है, अपने मन से भी त्याग दिया, उसको तन से भी त्यागेंगे और धन से भी त्यागेंगे, तभी हमारी देश सरकार मजबूत होगी और हमारे सैनिकों को बल मिलेगा और हम सब मिलके इस जंग को साथ देंगे, बराबर कंधा से कंधा मिला के साथ देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जवान शहीदों के आक्रमण किया, निहत्थे जवान थे और उनसे मिलने गए थे, उनसे चर्चा करने गए थे और जो छल कपट किया है वो तो चीन की नियति है, छल कपट करके भूम हथियाना। लेकिन निहत्थे हमारे जवानों ने भी उन 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया और उसके बाद ही शहादत दी और ये शहादत उनकी बेकार नहीं जाएगी। मेरा ये मानना है कि हमारी सोच मुकाबला करने की नहीं है, हमारे देश की सोच चीन को निपटाने की है और हम उसी लाइन पे चलेंगे। मुकाबला शब्द कमज़ोर पड़ता है, हम इस बार उसको चीन को निपटाएंगे और उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे, तब उनको समझ में आएगी कि इस बार किससे पंगा लिया है। और निश्चित रूप से हमारे देश की इस मामले में गलवान घाटी में हम उनको अतिक्रमण कर नहीं देंगे और उनको अच्छी तरह से निपटाएंगे। और पूरा देश आज बहुत दुखी है, बहुत आक्रोशित है और हम उन जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवारों को भी हम दुख सहन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनके दुख में शामिल हैं और पूरा देश एक है। इस बार हमको चीन को निपटाना ही है। शिव सैनिकों ने भी चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला।
विगत 15 जून को चीनी सैनिकों द्वारा की गई क्रूरता के विरोध में शिवसेना की जिला इकाई द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। चीन के सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के वीर जवानों की बर्बरतापूर्वक हत्या किए जाने के विरोध में शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा शहर के शिल्पी प्लाजा परिसर स्थित पुलिस चौकी के समीप चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। साथ ही चीनी वस्तुओं की होली भी जलाई गई। इसके साथ ही चीन सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, शिव सैनिकों ने भारत सरकार से मांग की है कि चीन के साथ सभी रिश्ते पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाने चाहिए। साथियों, आज हम लोग रीवा जिला में शिल्पी प्लाजा मार्केट में शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा चाइना का पुतला दहन किए हैं, जिसके साथ में प्रतीकात्मक स्वरूप में हम लोगों ने चाइना सामान के कुछ पोस्टर्स भी लगाए थे। उसके साथ में आज के इस पुतला दहन का कार्यक्रम का हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि चाइना महल का बहिष्कार पूरी तरह से हो। जिस तरह से परसों हमारे भारतीय सैनिकों की निर्ममतापूर्वक धोखे से पीठ के पीछे वार किया गया और हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, आज उनके इस शहीदी कार्य से शहीद होने से पूरा देश आज दुखी है और स्तब्ध है। जहां हमारे यहाँ चीनी नारा अक्सर लगता था हिंदी चीनी भाई भाई, आज हम लोग मजबूर हैं हिंदी चीनी बाय बाय कहने के लिए। आज हम सब लोग देशवासी ये संकल्प लेते हैं कि चाइना के बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे और पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं कि चाइना के बने हुए प्रोडक्ट का किसी भी प्रयोग का नहीं करना है। आज देश में सच हो सकता सिर्फ एक ही है कि जब तक हम चीन को जवाब नहीं देंगे तब तक वो हमसे इसी तरह आग तरेड़ कर देखता रहेगा। और सबसे बड़ा उसका जवाब देने का तरीका है चीनी माल का पूरी तरह बहिष्कार करो और आवश्यकता हो तो उसके लिए फिर उसके छाती में मूंग तरने के लिए हम लोग तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 286 दिनों के लिए शराब दुकानों की फिर से कराई गई टेंडर प्रक्रिया। रीवा जिले में एक बार फिर से शराब दुकानों को लेकर टेंडर की ऑनलाइन प्रक्रिया 18 जून को की गई, जिसके लिए 5 लोगों ने अपना टेंडर डाला है। इसके लिए शासन स्तर पर 197 करोड़ की क्राइटेरिया रखी गई। वहीं देर शाम तक 125 करोड़ 80 लाख रुपए तक की बोली लगाई जा चुकी है। शराब ठेकेदारों का ठेका समाप्त करने के पश्चात विगत कई दिनों से जिले भर में आबकारी विभाग स्वयं दुकानें संचालित कर रहा था। उसके बाद 18 जून को फिर से टेंडर प्रक्रिया की गई, जिसमें जिले के लगभग 5 ठेकेदारों ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर ऑक्शन के हिसाब से बोली लगाई। की जा रही टेंडर प्रक्रिया को लेकर आबकारी सहायक आयुक्त यशवंत धनौरा से बात की गई तो इन्होंने कराए जा रहे टेंडर प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि यह प्रक्रिया अब 9 माह के लिए की जा रही है, जिसके लिए 125 करोड़ 80 लाख तक की बोली लगाई जा चुकी है। शासन के निर्देशों के अनुसार जिले के एकल समूह, पूरे जिले की 77 शॉप्स का एक समूह बनाकर, जैसा पिछले मार्च में किया गया था, 286 डेज़ के लिए जो इसका टेंडर के द्वारा इसका निष्पादन किया जा रहा है। इसमें अभी हमको जो टेंडर ऑफर प्राप्त हुए हैं 5 लोगों के प्राप्त हुए हैं, जिसमें एसएस एसोसिएट्स का, ARG इंटरप्राइजेस, दिनकर सिंह, उदित इंफ्रा वर्ल्ड एंड देवरी लिकर्स, ये 5 लोगों के ऑफर प्राप्त हुए हैं। जो इसमें H1 जो हाईएस्ट है, अभी हम ओपन नहीं हुआ है, ये मालूम नहीं किसका है, लेकिन वो जो हमारी RP है जो 197 करोड़ के अगेंस्ट 125 करोड़ का हाईएस्ट ऑफर भी प्राप्त हुआ है। और अभी 4 बजे के पश्चात जो टेंडर दाता हैं 5, अभी इनके बीच में ऑक्शन की प्रक्रिया चलेगी, तो उसके बाद ही तय हो पाएगा कि हाईएस्ट ऑफर क्या रहेगा। तो आज ही पूरा हो जाने की उम्मीद है? हाँ, नहीं, वो तो होगा ही, देर तक चलेगा, जब तक कि मतलब वो ऑक्शन में अंतिम बोली नहीं हो जाती तब तक उसको चलता रहेगा। क्या माना जाए कल से नई प्रक्रिया के तहत? नहीं, अगर वो शासन के आरक्षित मूल्य से यदि अधिक प्राप्त होता है तो हम जिला समिति यही निष्पादन कर देगी। आरक्षित मूल्य से कम प्राप्त होने पर वो शासन को निर्णय के लिए भेजा जाएगा। वार्ड पार्षद के घर में फर्जी मतदाता मामले की जांच जारी। नगरपालिक निगम के वार्ड क्रमांक 37 के निवर्तमान पार्षद प्रकाश सोनी चिंटू के घर में मतदाता सूची में 28 फर्जी नाम आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस मामले की जांच हुजूर SDM फरहीन खान द्वारा की जा रही है। हाल ही में भाजपा पार्षद प्रकाश सोनी
उर्फ चिंटू के मकान में 28 मतदाताओं का फर्जी नाम मतदाता सूची में पाए जाने के बाद पार्षद व भाजपा पर कई सवाल उठने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता व निवर्तमान पार्षद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए आरोप लगाया है कि यही है भाजपा का असली चेहरा, जहां 600 वर्ग फुट के मकान में 28 मतदाताओं के फर्जी नाम पाए गए हैं। इतना ही नहीं, पार्षद की 2 समग्र आईडियों के साथ गरीबी रेखा में नाम भी दर्ज होने का आरोप लगाया गया है। आप खुद सुनिए श्री शर्मा ने क्या आरोप लगाए हैं। अभी ये संज्ञान में आया है कि हमारे एक साथी भाजपा के पार्षद के लगभग 600 वर्ग फीट के मकान में 28 मतदाता मिले हैं। 28 मतदाता एक 600 वर्ग फीट के मकान में मिलना अपने आप में ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो क्या है। भाजपा चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे महापौरी का चुनाव हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, वो इसी प्रकार से फर्जी वोटरों के आधार पे भाजपा चुनाव जीतती है। यही उनका असली चाल और चरित्र है। वो भाजपा का जो पार्षद है वो बीजेपी का मंडल का अध्यक्ष भी है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हो रही हैं, यह मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि रीवा की एसडीएम का मैंने बयान पढ़ा और उसमें वो ये कहती हैं कि मैं उसमें कार्रवाई करूंगी और जो फर्जी मतदाता हैं उसको हटा देंगे। बात हटाने की नहीं है, बात गड़बड़ी करने वालों को जेल भिजवाने की है। आप उसमें क्या कार्रवाई करोगे? जिन्होंने गड़बड़ी किया है उनको कितने लोगों को जेल भेजोगे? बीएलओ दोषी है कि वो पार्षद दोषी है कि या और कोई बड़ा अमला? चूँकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना, कहीं ना कहीं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है। अभी एक छोटा ये चीज़ें आई हैं, आपके माध्यम से ये कहूँगा कि रीवा जिला कलेक्टर को संज्ञान में लेकर के रीवा जिले की पूरी वोटर लिस्ट को पुनः घर घर जा कर के सर्वे करें और सही वोटर लिस्ट बनाएं, तब जा कर के हम आगे लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। यही मुझे कहना है। ये वार्ड नंबर 37 के निवर्तमान पार्षद प्रकाश सोनी उर्फ चिंटू हैं, उनके उसमें आया है, पेपर में हमने पढ़ा है और यह भी पढ़ा है कि उनका नाम अति गरीबी रेखा में है। यह भी पढ़ा है कि एक ही पार्षद की 2 समग्र आईडी हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस संबंध में जांच अधिकारी एसडीएम फरहीन खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, मतलब घर में 28 वोटर लिस्ट में पाए गए हैं, क्या मामला है? समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे पास सूचना आई है कि एक पार्षद के घर में 28 लोगों की जानकारी दी उन्होंने। हम इसकी जाँच करवा रहे हैं और जैसे ही जाँच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसे हम आपको अवगत करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू, इससे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। इस महत्वाकांक्षी योजना के शुरू हो जाने से अब देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना आधार फीड कराकर राशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना से अब पात्र हितग्राही देश के किसी भी कोने से किसी भी सरकारी दुकान से राशन प्राप्त कर सकें। भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत देश के किसी भी कोने में रहने वाले हितग्राही को सरकारी उचित मूल्य की दुकान से सस्ता अनाज उपलब्ध कराए जाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास किया गया है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों को दिया जाएगा, जिसके लिए पूरे परिवार का आधार फीडिंग कराना भी जरूरी होगा। जिन हितग्राहियों के आधार नंबर नहीं फीड होंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था को लेकर खाद्य अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा रीवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की है कि 31 जुलाई तक सभी पात्र हितग्राही अपना आधार फीड करा लें, वरना अगस्त माह से राशन का वितरण हो पाना असंभव होगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत तत्काल ही उत्तर प्रदेश की एक फेरी वाली महिला को सरकारी उचित मूल्य की दुकान से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लाभ दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन कार्ड योजना में राज्य शासन ने भी मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया है और अब यहाँ लोगों को, जो प्रदेश के बाहर के लोग हैं, उनको रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त होगा। इसी क्रम में रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 2 की राशन दुकान से उत्तर प्रदेश की निवासी अरमा नाम की महिला मुखिया को उनके परिवार के सदस्यों के लिए 15 किलो खाद्यान्न प्रदान किया गया है और ये राशन उनको सफलतापूर्वक उनके आधार नंबर के आधार पर
पॉइंट ऑफ सेल मशीन में अंगूठा लगाने से उनकी पर्ची खुल गई और उनको प्रदाय कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसके तहत राष्ट्र का उपभोक्ता जहाँ पर कहीं किसी भी राज्य में मौजूद रहेगा, वो अपने आधार नंबर के बेस्ड पर जा करके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में अंगूठा लगा करके अपना राशन प्राप्त कर सकेगा। और इसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त ये है कि उपभोक्ता के पास में उसका आधार होना बहुत ज़रूरी है। राज्य शासन ने भी इसी आदेश के निर्देश जारी किए हैं कि इस माह में जून तक सभी विक्रेता उपभोक्ताओं को ताकीद कराएंगे, याद दिलाएंगे कि उनको अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार फीड कराना है। ये आधार फीडिंग उसी राशन दुकान की पॉइंट ऑफ सेल मशीन में ही अंगूठा लगा करके हो जाएगी। जुलाई के महीने में 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक सभी के आधार पॉइंट ऑफ सेल मशीन में दर्ज किए जाएंगे और 1 अगस्त से सिर्फ आधार के आधार पर ही राशन वितरण का काम होगा। जिन उपभोक्ताओं के आधार नहीं है वो निश्चित रूप से राशन से वंचित रहेंगे और इसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है कि प्रत्येक उपभोक्ता को राशन लेते समय ये बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार उसमें दर्ज करा दे। तो इस प्रकार जब सबके आधार दर्ज हो जाएंगे तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि हमारे मध्य प्रदेश का उपभोक्ता कहीं किसी भी राज्य में जाएगा, राज्य के किसी भी जिले में जाएगा, वहाँ उसको खाद्यान्न की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। और ये मनुष्य की मानव आवश्यकता के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और सुखद सहयोग है जो राज्य शासन के द्वारा इसमें प्रदाय किया जा रहा है और ये बड़ी उपलब्धि है प्रत्येक उपभोक्ता के लिए। आयुर्वेद महाविद्यालय में नवागत कमिश्नर का स्वागत एवं रीवा से स्थानांतरित हुए कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव का किया गया विदाई समारोह। गत बुधवार को शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय निपनिया में रीवा से स्थानांतरित हुए कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। वहीं नवागत कमिश्नर राजेश जैन का स्वागत सत्कार किया गया। आयोजित समारोह के दौरान महाविद्यालय अधिष्ठाता व प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ द्वारा उपस्थित नवागत कमिश्नर के साथ स्थानांतरित हुए कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया है। इस दौरान महाविद्यालय के डॉक्टर ओपी द्विवेदी, डॉक्टर दिनेश जैन, डॉक्टर SN तिवारी, डॉक्टर संजीव खुजे, डॉक्टर गरिमा तिवारी समेत महाविद्यालय का अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। जीवन के विज्ञान की व्याख्या करने वाले और हमारे विद्यार्थियों को स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रखने वाले इस महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, इस महाविद्यालय के सभी सम्माननीय प्राध्यापक, सभी महाविद्यालय के कर्मचारी अधिकारी और अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य का शब्द संजोए बैठे आयुर्वेद के होनहार मेधावी हमारे प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि अभी कमिश्नर श्री राजेश जैन जी ने बताया कि स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है। ये शासकीय जीवन यात्रा की अनिवार्य परिणति है। ये शासन का विशेषाधिकार है कि अधिकारी से काम कैसे लेना है, किस तरह का काम लेना है, कहाँ पर है। तो हर कर्मचारी अधिकारी का ये दायित्व है कि वह शासन के निर्देशों का, आदेशों का सम्मान के साथ पालन करते हुए उन पर अमल। डॉक्टर अभी आदरणीय जैन साहब ने मेरे बारे में जो कहा उसके लिए मैं काम को करने की मानसिकता बड़ी है। आयुर्वेद महाविद्यालय ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने और उसकी श्रृंखला को तोड़ने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। करीब 28 जो कोविड-19 के संक्रमित मरीज थे उन्हें यहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी बड़ी लगन और निष्ठा के साथ, समर्पण भावना के साथ यहाँ पर हमारे चिकित्सकों ने उनकी सेवा की, उनका उपचार उन्हें उपलब्ध कराया।
आयुर्वेद का जो काढ़ा है वे भी समय समय पर उनको उपलब्ध कराने के साथ साथ उनसे योग, ध्यान और व्यायाम भी कराया। और कुल मिलाकर परिणाम ये निकला कि वे सभी 28 मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर, आनंदित होकर, प्रसन्न मुद्रा के साथ यहाँ से विदा। मैं यहाँ के सभी डॉक्टर्स को, प्राचार्य जी को और उनकी पूरी जाबाज टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपने कोविड-19 के नियंत्रण में जो भूमिका अदा की है वो प्रशंसनीय और सराहनीय है। लेकिन से लड़ने के विरुद्ध जो हमारे उपचार हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका पालन नहीं करते। खासतौर से हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो ये मानते हैं कि कोविड-19 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और वे लॉकडाउन के नियमों का, अनलॉक के नियमों का पालन नहीं करते, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलते हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगाते, बार बार अपने हाथों को नहीं धोते और भीड़ भरे माहौल में सार्वजनिक स्थान पर कभी कभी थूकने का भी प्रयास करते हैं। ये निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज की कड़ी को निर्मित करने की जो श्रृंखला है उसमें व्यवधान पैदा होता है। कि धरोहर है वो और अधिक सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके और संवर्धित हो सके। मैं इस अवसर पर आप सबसे थोड़ा यही कहना चाहूँगा कि हर समय बदलता रहता है, वो रुकता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता। सभ्यताएं उठी, बड़ी, बदल गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई, ये सिलसिला जो भी चलता रहता है। लेकिन परिवर्तन जो शाश्वत क्रम है वो कभी नहीं थे। जो आज है वे कल नहीं, जो कल थे वे आज नहीं। होने न होने का ये सिलसिला जो भी चलता रहेगा और हम हैं, हम रहेंगे, ये क्रम बनता है। तो हम इस तरह का कोई क्रम न पालें कि हम जहाँ हैं वहाँ हमेशा रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इस परिवर्तन को हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको पद्धति थी उसको कहीं ना कहीं भुला बैठे। आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी जो कमी रही वो उसमें रिसर्च का ना होना। एलोपैथी में कोई अगर एक दवाई लॉन्च होती है तो अभी आप पढ़ रहे होंगे कि इसका कोरोना का टीका ढूंढने के लिए भारत की तरफ से जो सहयोग दिया गया वो 270 करोड़ रुपए का, तो 27 करोड़ डॉलर का सहयोग भारत की ओर से किया गया। अगर आयुर्वेद में शोध के लिए बड़ी राशि दी जाए, आयुर्वेद में शोध हो तो निश्चित रूप से आयुर्वेद बहुत कई बीमारियों पर कारगर हो सकता है। यहाँ मैंने आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर जो शासन की नीतियाँ हैं, शासन की नीतियाँ हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। शासन मुख्य रूप से चाहता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उसको कहीं से कहीं शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, उस तक शासकीय योजनाएं पहुँचे। डॉक्टर का कार्य वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के बाद डॉक्टर का नंबर आता है, क्योंकि आप में जीवन दान देने की शक्ति है। या ईश्वर जीवन दान देता है या चिकित्सक जीवन दान देता है, तो निश्चित रूप से आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा कि इसी कर्तव्य परायणता और सेवा भावना के साथ जो भी हमारे मरीज हैं उनकी सेवा करते रहें। मेरी ओर से जो भी सहयोग होगा उसके लिए मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूँ। कभी भी आप किसी भी समय मुझे याद करते हो, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मैं पुनः डॉक्टर अशोक भार्गव जी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। वो जहाँ भी रहें सुखपूर्वक रहें। मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपने स्वागत किया, उसके लिए आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। होने वाली पत्नी को दी जा रही जान से मारने की धमकी मामले की शिकायत कराई गई एसपी कार्यालय में। एसपी कार्यालय पहुंचकर रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम बरहदी निवासी मोहम्मद साहिबान ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी होने वाली पत्नी को विगत कई दिनों से फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत दर्ज कराने एसपी कार्यालय पहुंचे साहिबान ने बताया कि बीते कई दिनों से मेरी होने वाली पत्नी रुखसाना बानो निवासी गुड़गांव को फ़ोन पर एक युवक द्वारा
कई दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाले युवक का कहना है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस बात की थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई, परंतु कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई, जिसके बाद एसपी ऑफिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। हमारा नाम मोहम्मद साहिबान मंसूरी, ग्राम बरहदी, थाना रायपुर करचिलियान। समस्या ये है कि मेरे होने वाली पत्नी रुखसाना बानो उनका नाम है, ग्राम गुड़गांव की है। ये समस्या कि उनके पास कोई फ़ोन लगाता है लड़का और जान से मारने, गोली से मारने की धमकी देता है और ये बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुमको गोली से मार देंगे और जान से मार देंगे, नहीं तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, हमसे करोगी शादी। लड़का को, वो लड़का को नहीं पहचानती, वही तो हमको लोग खबर दी है, लोकेशन दी है, लड़की खबर दी है, कहीं दिए हमको ऐसे ऐसे कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप इस नंबर को पता करिए कौन है। तो हम कहें ऐसा नंबर से कैसा पता चलेगा, तुम उससे प्रेम से पहले बात करो, देखो कौन है, कहीं फ़ोन नहीं रिसीव करता, ना उठाता ही है। हम कहें थाने में कंप्लेंट करते हैं, गए रायपुर थाना कंप्लेंट किए, रायपुर की पुलिस बोलती कि ये क्या हमारे बस के है, तो हम बोले नहीं क्या हमारे घर के बस के है क्या भाई, कंप्लेंट करना थाने ना आना पड़ेगा कि हाँ अगर हम कर लेते तो ठीक है ना रहता, बस यही। फिर बोले कि हम कहें अगर जल्दी कहाँ से कार्रवाई होगी, कहीं रीवा चले जाओ, फिर तत्काल हम रीवा कंट्रोल ऑफिस आएँ, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये सोचता हूँ कि इस लड़का जो धमकी दे रहा है, ना मालूम कुछ कर दे, परिवार वालों के साथ धोखा दे दे या हमारे साथ दे दे। मैं मैकेनिक आदमी हूँ, आता जाता हूँ नाइट में, क्या मालूम कितने समय हमको धोखा दे दे, या हमारे होने वाली पत्नियों को दे दे, या हमारे घर वालों को कोई को दे दे, तो साला समस्या खड़ा हो जाएगी। वो लड़का नहीं मालूम कहाँ का है गाँव में का लोकला है, मगर ये नहीं पता कहाँ का है। ये टू कॉलर में उसका नाम बता रहा है, ये बताते हैं टू कॉलर में उसका मैं देख रहा हूँ तो सुमौना नाम बताता है, सुमौना। शासन के नियमों को धत्ता बताकर खोले जा रहे हैं स्कूल। मध्य प्रदेश शासन का साफ तौर पर निर्देश है कि 30 जून तक पूरी तरह से शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को बंद रखा जाएगा तथा जो भी गतिविधियां होगी उसे घर से संचालित कराया जाएगा। परंतु रीवा शहर में संचालित होने वाली महर्षि विद्या मंदिर में छात्रों को तो नहीं बुलाया जाता, लेकिन स्कूल शिक्षकों समेत अन्य कर्मचारियों पर जबरन स्कूल आने का दबाव बनाया जाता है। वहां मौजूद शिक्षक इस विषय में कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोरोना का भय जरूर है। लेकिन स्कूल संचालक की मनमानी के आगे इन्हें मजबूरन विद्यालय आना पड़ रहा है। नहीं तो जैसे ऑफिस में जब कोई काम होता है ना, तो क्या करने आते हैं यहाँ, क्या काम होता है तो बताएंगे ना, आप ऑफिस में पूछिए ना, वहाँ बैठे हैं। कौन बैठे? मतलब स्कूल का है। हाँ। ऑफिस क्या चलता है यहाँ पर? यहाँ पे मेडिटेशन होता है। तो अभी स्कूल बंद है हर जगह, कैसे आप लोग यहाँ स्कूल में काम करते हैं? अब ये हमसे, ये जो ऑफिस वाले हमसे पूछे, हम लोग को कर्मचारी है, बुलाया जाए। तो आप लोगों को बुलाया जाता है? क्यों बुलाया जाता है? 1 तारीख से आ रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे बैठे रहते हैं। कितने दिनों से आ रहे हैं आप लोग? 1 तारीख से। कौन सी 1 तारीख? अभी ये हाँ, जो 1 जून। वो क्लर्क है। बताइए, गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया कि 30 जून तक सभी स्कूल और तमाम टीचर्स और छात्रों की सबकी छुट्टी रहेगी। हाँ, तो ऑफिस तो खोलने के लिए मना नहीं किया ना। टीचर आ रहे हैं आपके स्कूल में? टीचर कहाँ है? वो टीचर नहीं है, हमारे ध्यान शिक्षिका हैं, ये पूजा करने आती हैं, रोज पूजा करना पड़ता है, और हम इंचार्ज प्रिंसिपल हैं। ये प्यून है, तो प्यून तो रहेगा। तो बस क्या जरूरत है इन सबकी जब 30 जून तक छुट्टी है? ये हमारे संस्था में कुछ लेटर वगैरह आते हैं, वो पोस्ट करना पड़ता है। गुरु पूजा होती है, परम गुरु पूजा होगी 21 तारीख को। ऑनलाइन हमारा योगा दिवस हो, ऑनलाइन ही होता है, यहाँ के नहीं होगा। तो कभी किसी का नहीं बंद होगा, लेकिन अभी आदेश है गवर्नमेंट का कि 30 जून तक पूरी तरह से विद्यालयीन व्यवस्थाएं बंद। विद्यालयीन बंद है, ऑफिस वर्क चलेगा, ये बता है। नहीं आएगा स्कूल में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऑफिस वर्क करने के लिए कहा गया है। हमें भी वहाँ से आदेश आया, क्या होगा? तो ये विद्यालय है, किस चीज़ का ऑफिस? आइए ना, आप दिखाते, चलिए। नहीं, विद्यालय है ये, किस चीज़ का और किस चीज़ का काम चलता है? विद्यालय का ही काम चलता है, लेकिन ये नहीं कि यहाँ एडमिशन हो रहे, बच्चे आ रहे हैं, ये कुछ नहीं। ऑनलाइन अभी हम लोगों को क्लासेस चलानी है, उसका हो रहा है, और जो लेटर आते हैं उनको पोस्ट करना रहता है, बस। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की नवागत कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा बैठक। इस दौरान जिले भर के अधिकारी रहे मौजूद।
चीन की कायराना हरकत को लेकर भारत में व्याप्त है आक्रोश। शी जिनपिंग का पुतला फूंककर चीनी सामानों का किया जा रहा बहिष्कार। 9 माह के लिए फिर से की गई शराब दुकानों के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया और वार्ड पार्षद के घर फर्जी मतदाता मामले की एसडीएम कर रही हैं जांच। इस मामले को कांग्रेसियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।